हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष मौर्य साम्राज्य से संबंधित अंतिम सेट लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके बाद के वीडियो में मिले जुले प्रश्न होंगे क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा नजदीक है और आपको अधिक से अधिक सेट बनाने की आवश्यकता है। आपकी जरूरत को देखते हुए अब वैसे वीडियो लेकर आऊंगी जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। तो चलिए आज बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा। अशोक के इन प्रधान शिलालेखों में कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? 5वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख अथवा 13वां शिलालेख? तो 12वां शिलालेख जो है वह धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरा प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी अथवा शांति एवं अहिंसा, या बड़ों का सम्मान, या धार्मिक सहनशीलता, अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था वह 5वां ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि हमारा ई है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने भारत भेजा था? मेगास्थनीज को, प्लिनी को, डायोनिसस को अथवा डाइमेक्सस को? तो मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को भारत भेजा था, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। चौथा प्रश्न, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और, यहाँ पूछ रहा है क्या कि उन मेगास्थनीज, डाइमेकस के साथ और कौन सा तीसरा राजदूत था जो ग्रीक राजा द्वारा पाटलिपुत्र भेजा गया था? पहला ऑप्शन है सेल्यूकस, दूसरा टॉलेमी, तीसरा पेट्रोनिकस और चौथा डायोनिसस। तो मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसस ये 3 राजदूत जो है वह ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र भेजे गए थे। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस जाति का उल्लेख मेगास्थनीज ने मौर्य राज्य के संबंध में नहीं किया था? दार्शनिकों का, सैनिकों का, किसानों का अथवा गायकों का? तो मेगास्थनीज ने गायकों का जिक्र नहीं किया था, उसने दार्शनिकों का, सैनिकों का और किसानों का जिक्र किया था। छठा प्रश्न, मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा है? क्या मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को राजा कहा है, सैनिक कहा है, 5वीं जाति कहा है अथवा द्वितीय वर्ण कहा है? तो मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को सैनिक कहा है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। 7वां प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगास्थनीज की सूची में नहीं था? दार्शनिक, दास, कृषक अथवा सैनिक? तो दार्शनिक, कृषक और सैनिक जो है वह मेगास्थनीज के जो सूची थी वर्ग से संबंधित उसमें थे, लेकिन दास का मेगास्थनीज ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। 8वां प्रश्न, उत्तरापथ द्वारा कौन से 2 नगर जुड़े थे? उज्जैन और मथुरा, मथुरा और कांची, तक्षशिला और श्रीनगर अथवा तक्षशिला और पाटलिपुत्र? तो उत्तरापथ के द्वारा जो 2 नगर जुड़े थे वे थे तक्षशिला और पाटलिपुत्र, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? श्रावस्ती से राजगृह तक, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक अथवा कौशाम्बी से ताम्रलिप्ति तक? तो सर्वाधिक लंबा व्यापारिक मार्ग जो है मौर्य काल में तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक था। 10वां प्रश्न, ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैली शिल्प किससे संबंधित है? मौर्य काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से अथवा गुप्त काल से? तो ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट जो हाथी का धौली शैली शिल्प है वह मौर्य काल से संबंधित है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है ए। 11वां प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर
गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गज तमे लेख अंकित है। गज तमे का अर्थ होता है सर्वोत्तम हाथी। तो अशोक का कौन सा वह शिलालेख है जिसके शीर्ष पर गज की आकृति बनी हुई है और गज तमे भी लिखा हुआ है? मानसेहरा का, गिरनार का, कालसी का अथवा धौली का? तो वह जो है लेख जिस पर गज तमे लिखा हुआ है और गज की आकृति बनी हुई है, वह शिलालेख कालसी में पाया गया है। 12वां प्रश्न, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? शालिशुक का, बृहद्रथ का, कुणाल का अथवा इंद्रपालित का? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में बृहद्रथ का उल्लेख किया है जो कि मौर्य शासक था। 13वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है किसमें? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायु पुराण में, महावंश टीका में, दीपवंश में अथवा अर्थशास्त्र में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण जो है वह महावंश टीका में प्रस्तुत किया गया है। 14वां प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण श्लोक हैं? अधिकरण और श्लोक कितने हैं? पहला ऑप्शन है 15 अधिकरण एवं 6000 श्लोक, दूसरा 10 अधिकरण एवं 5000 श्लोक, तीसरा 20 अधिकरण एवं 3000 श्लोक, चौथा 12 अधिकरण एवं 6000 श्लोक। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 6000 श्लोक थे जो कि हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा दश कुमार चरित, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा अभिधान चिंतामणि। तो अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है जो कि हमारा ऑप्शन डी है। 16वां प्रश्न, धरण और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में पहचाना जाता है? साहित्य के रूप में, मनके के रूप में, मुद्राएं के रूप में और तोल के यंत्र के रूप में। तो इसको मुद्राएं के रूप में पहचाना जाता है। 17वां प्रश्न, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? एक प्रकार का एक सिक्का था जिसे रुपया रूप कहा गया है, उसमें कौन सी धातु अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है? पहला ताम्र, दूसरा लोहा, तीसरा सीसा और चौथा रजत अर्थात चांदी। तो रुपया रूप में रजत अर्थात चांदी का अधिकतम प्रयोग किया गया है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य काल में मुख्य मुद्रा क्या थी? मौर्य काल की मुख्य मुद्रा को पूछ रहा है कि मौर्य काल में कौन सी मुख्य मुद्रा थी? द्रोण, पर्ण, निष्क अथवा शतमान। तो मौर्य काल की मुख्य मुद्रा जो थी वह पर्ण थी। 19वां प्रश्न, रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाट इंस्पेक्टर से, मुद्रा इंस्पेक्टर से, खदान इंस्पेक्टर से अथवा वन इंस्पेक्टर से? तो रूपदर्शक शब्दावली जो है वह मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित है जो कि हमारा ऑप्शन बी है। 20वां प्रश्न, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति, पाणिनि अष्टाध्यायी में अथवा पतंजलि महाभाष्य में? तो मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। 21वां प्रश्न, पर्ण तथा माशक किस राजवंश की मुद्राएं हैं? मौर्य वंश की, कुषाण वंश की, गुप्त वंश की अथवा वाकाटक वंश की? तो पर्ण और माशक जो राजवंश की मुद्राएं हैं वह मौर्य वंश से संबंधित हैं। 22वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। ऑप्शन ए
पूर्वी भाग, ऑप्शन 2 पश्चिमी भाग, ऑप्शन 3 उत्तरी भाग और ऑप्शन 4 दक्षिणी भाग। तो अशोक के अभिलेखों में दिखता है कि राजधानियां संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी और जिस एक भाग को छोड़कर वह भाग पूर्वी भाग था। तो हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? अर्थात इसमें कहना चाह रहा है क्या कि तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्री और कारिंदों का कुशासन के विरुद्ध जो असंतोष है वह कौन सा ग्रंथ बताता है? दिव्यावदान, महाभाष्य, युग पुराण अथवा अशोकावदान। तो वह दिव्यावदान ग्रंथ है जो बताता है कि तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों और कारिंदों यानी के कुशासन के विरुद्ध वहां पर असंतोष था। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजकीय कबीले की बात करता है? पहला महापरिनिब्बाण सूक्त, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा परिशिष्ट पर्वन और चौथा मिलिंद हो। तो महापरिनिब्बाण सूक्त जो है वह बताता है कि पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजकीय कबीले थे। 25वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का, निम्न में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? नीचे 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, उनमें से यह किसका कथन है कि ब्राह्मण समुदाय के असंतोष के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है? क्या ऐसा रोमिला थापर का कहना है? क्या यह BN मुखर्जी ने कहा है? क्या यह HC राय चौधरी ने कहा है अथवा हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है? तो हरप्रसाद शास्त्री का यह मानना था कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष जो है वह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। आपने मेरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें।